दोस्तों, आई एम मिलिन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन की पावर को कंप्लीट जस्टिस को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम ये आर्टिकल आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी पावर है इसे रिजेक्ट करने के लिए? इस पीआईएल में डिमांड की गई थी कि आर्टिकल 142 के अंदर मेंस, ट्रांस पर्सन और एनिमल्स के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस को नए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इंक्लूड करने की बात की गई थी। अपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा आर्टिकल 142 के बारे में। अगर पढ़ा है और समय के साथ भूल गए हो तो इस वीडियो में आपका रिवीजन भी हो जाएगा आर्टिकल 142 को लेकर। वैसे तो इस आर्टिकल के बारे में यू मस्ट नो अबाउट इट। देखते हैं आर्टिकल 142 है क्या। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मैटर्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग केसेस के मामलों में कंप्लीट जस्टिस के लिए ऑर्डर देने से रिलेटेड है। ये आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन या ऑर्डर देता है वो पूरे देश में इसे एनफोर्सेबल हो जाता है। इसी आर्टिकल का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की गवर्नमेंट के लॉ बनाने की प्रोसेस में भी ये इंटरवीन करती है। ये आर्टिकल 142 हमारे सुप्रीम कोर्ट को एग्जिस्टिंग लॉज के बियॉन्ड जाने की भी अनुमति देता है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स की कंसेप्ट है, मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर इसे काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवररीच भी किया गया और इसे लेकर हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी हमेशा से ही सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो पॉलिसी विधेयकों के द्वारा मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई है उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम ये एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में हमारे देश में कोई भी कानून कैसे बनता है क्या आपको ये पता है? क्या है इसकी प्रोसीडिंग्स? अगर हम कोई एक्ट बनाना चाहते वो कैसा बनेगा? आपको ये बात मालूम होगी। देखते, अगर हमें कोई एक्ट बनाना है वे सबसे पहले जाता है हमारी लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में, फिर उस बिल को लोकसभा में पास किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। फिर वो जाएगा आफ्टर लोकसभा साइन राज्यसभा में, फिर उसे राज्यसभा में भी पास हो जाने के बाद जाता है हमारे प्रेसिडेंट के समक्ष जो हमारे नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट के साइन के बाद उस बिल को एक एक्ट बन जाता है। ये पॉइंट्स हमारे आर्टिकल 142 से रिलेटेड है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसके पीछे पूरी कहानी। ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को तो पावर देता ही है, पर इसके कई उद्देश्य भी हैं। इसका एक्चुअली मेन ये है कि हमारी सोसाइटी में जो भी अभी तक इलीगलिटी से सफ़र किए जो लोग सफ़र कर रहे हैं या उनके साथ कई पर अन्याय हो रहा है, ऐसे हमारे समाज में जी रहे लोगों को ये आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस दिया जाता है। इस जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्री या ऑर्डर पास करता है, ये ऑर्डर या डिक्री इंडिया के पूरे प्रदेश में इसे एनफोर्सेबल किया जाता है। सॉरी दोस्तों, आपको ये वीडियो लेट देखने को मिल रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वैसे तो ये वीडियो आपको आज भी नहीं मिलती थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे वायरल फीवर हो गया है। सुबह तो मैं उठा था लेक्चर लेने के लिए, बट बॉडी पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई दे रही थी। कल से हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, इसलिए सर्दी के कारण वीडियो को लेट लाना पड़ा। आज तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा चलने वाला था। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी थे और हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर उसमें काफ़ी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले थे। उसके कंसेप्ट्स के बारे में आज आपको पता चलता था।
फिर भी मैंने डिटेल्स में ही इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है चीज़ों को लेकर। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरा चैनल का मोटिव यही है कि इंसान को लर्न करते रहना चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट्स रहो या बुजुर्ग रहो। देश में रहने वाले हर एक सिटीजन्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम काफ़ी बड़े पर्सनालिटी के यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भीमराव अंबेडकर हो गए, और भी इनमें से कई लोग हैं जो हमारे जीवन में इनको हम आदर्श रखकर काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैं मेरी हिंदी भाषा को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ओके, हमारे आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल 142 का कई बार महत्वपूर्ण मामले पर इसका उपयोग किया गया, जैसे बाबरी मस्जिद, इस राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट्स में ये आर्टिकल के तहत उस लैंड्स को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को सौंपा दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज करके इस ट्रेजेडी में जो भी लोगों की जाने गई थी उनको कंपनसेशन देने की बात की गई थी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अभी हमारा ये आर्टिकल हेल्थ के ऊपर है। अभी हमारे इंडिया के अंदर रिसर्चर्स को टीबी को पूरी तरह से हटाने के लिए नए ड्रग्स बनाने में मुश्किलें दिखाई दे रही है। दे आर कम्प्लीटली जीरो इन ऑन हाउ द टीबी बैक्टीरिया इवेड इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे कंट्री ने टीबी को ख़त्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट रखा है, और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर इसे 2030 तक का टारगेट रखा गया है, क्योंकि ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल का एक पार्ट है। अभी एक्चुअली ये आर्टिकल क्या कहता है, इस बीमारी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक पैथोजेंस है जिसका एग्जिस्टेंस 17,000 ईयर्स पहले से ही चला आ रहा है। इस एमटीबी ने हमारे बॉडी के अंदर इतने सालों से काफ़ी रिलेशंस बनाए हैं। वैसे तो हम हमारी एबिलिटी को इम्प्रूव करने में लगे हैं कि कैसे इस बैक्टीरिया को हम इस बीमारी को हम कैसे डायग्नोस करें और कौन कौन सी इनको एंटीबायोटिक्स देकर इसे ठीक किया जा सकता है। बट अभी मैंने आपको एमटीबी के बारे में बताया है। एक्चुअली ये एमटीबी होता क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के पार्ट के लंग्स के अंदर इसे खुद ही एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी कारण ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर दूसरे टिश्यूज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है और कई सालों तक ये फैलता रहता है। अभी रिसर्चर्स इसे लेकर यही परेशान है कि इसे कैसे ठीक किया जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो जाता है या सर्दी या खोखला हो जाता है तो उस समय आप डॉक्टर्स के पास चले जाते हो। तब आपके डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स को लिख देते हैं और फिर आप उसे रेगुलर लेना स्टार्ट कर देते हो। यही हैबिट्स फिर हमारी बॉडी में भी लग जाती है और उसी माइंडसेट के कारण हम हमारे बॉडी को वीक करते जा रहे हैं। इस तरह के एंटीबायोटिक्स को आपने ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर आप अगर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो तो इससे आपके बॉडी पर आपके बॉडी में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये एएमआर के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है। अभी सिचुएशन ये है कि ये जो पैथोजेंस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वे प्रेजेंट है, जिससे टीबी जैसी बीमारी होती है। इस माइकोबैक्टीरियम की कंडीशन में इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो जाता है और ये कई सारी एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया को मारने में असफल हो जाते हैं। रिसर्चर्स भी स्टडी कर रहे हैं नए ड्रग्स को बनाने में ताकि इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। एक्चुअली ये इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ये पैथोजन ह्यूमंस के साथ ही इवॉल्व हुआ है। ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को ट्रिक करता है
दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा इस इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? सोचो, अगर हमें कोई बीमारी हो गई या किसी बैक्टीरिया या वायरस का हमारे शरीर के अंदर एंट्री हो गई, फिर वायरस या बैक्टीरिया को हमारे मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है उसे मारने के लिए। मतलब सिंपल भाषा में हमारी बॉडी उसे फैलने से रोकती है। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर हमेशा हमको ये गाइड करता है कि अच्छा खाना चाहिए बीमारी जब हम बीमार होते हैं तब। वैसे तो हम सब ने छोटी छोटी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए, जैसे बुखार और सर्दी के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो घरेलू नुस्खों से भी ठीक किया जा सकता है इसे। जैसे सर्दी के लिए आप तुलसी के पत्ते खा सकते हो, जैसे मैंने खाया आज सुबह, या हमारे गांव में जो शहद होता है, जो हनी होता है मधुमक्खी वाला, तब उसे भी खा सकते हो। जैसे खांसी हो गई उसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे गांव में ही अवेलेबल है, उसे अपन यूज कर आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। हमारे रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एमटीबी में वर्क नहीं करता है। ये बताते हैं कि ये एमटीबी अपने आप में इसके अंदर सर्वाइवल की बहुत सारी एबिलिटीज़ है। ये एक बहुत बड़ा जीनोम है जिसके अंदर 4.4 बिलियन के बेस पेयर्स है। लार्जर जीनोम मतलब होता क्या है? ये लार्जर जीनोम मीन्स इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। इस एमटीबी को टैकल करना इन टेक्निकल वे में हमारे रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ा आह्वान है। एक्चुअली वी नीड टू फोकस मोर ऑन इट। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर सैमसंग इंडिया के वर्कर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला। वे सैमसंग वर्कर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को लेकर अपने फंडामेंटल्स राइट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन बनाने की बात कर रहे थे। देखते पूरा आर्टिकल और इसका बैकग्राउंड क्या है, डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये सैमसंग कंपनी के वर्कर्स ट्रेड यूनियन को मान्यता देने और सैलरी में ग्रोथ के लिए वे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ट्रेड यूनियन बनाना हमारा संविधान में कोई इसके बारे में डायरेक्शंस देता है? देखते हैं। राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है। इन 1989 BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियंस बनाने का हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स में इसे रखा गया। मतलब वर्कर्स को राइट्स दिए गए, अगर कंपनी उनके साथ अनजस्ट बिहेवियर करती है या उनकी बिना किसी कारण उनके सैलरी में डिडक्शन करती है, ऐसे मामलों पर वर्कर्स अपने प्रोटेक्शन के लिए ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और उनके पास डिमांड रख सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। पर इस फंडामेंटल्स राइट्स में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। पर ये तब ही लगाए जा सकते हैं जब पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, सोवरेनिटी और हमारी देश की इंटीग्रिटी खतरे में हो, तब ऐसे इस सिचुएशन में लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा सकता है, नॉट आर्बिट्रेरी। हमारे कोर्ट ने इन पर ज़्यादा जोर क्यों डाला है? ये इसलिए कि ट्रेड यूनियंस ज़रूरी है वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उसे आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें स्टेट को उत्तरदायी बनाए कि इस ट्रेड यूनियंस को वे रजिस्टर करें फॉर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये ट्रेड यूनियंस को इम्यूनिटी भी मिलती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन से। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के तहत, इस एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसमें 7 मेंबर्स लोग भी इस यूनियन को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वो खाली यूनियंस को रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब आप भी अगर कहीं पर काम करते हो और आपको भी आपके साथ अनजस्ट बिहेवियर होता है काम को लेकर, या आपके काम करते समय आपको जो दिया उस टाइम से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आप भी
आप भी सात लोगों का ग्रुप बनाकर आप ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर कर सकते हो। क्या आपको ये बात पता थी? कुछ लोगों को पता भी होगा और जिनको पता नहीं था आज उनको ये पता भी चला होगा। क्या आपको पता है ट्रेड यूनियंस बनाने का रियल पर्पस क्या था और इसे क्यों ज़रूरत होती है इसे बनाने की? ये ट्रेड यूनियंस को बनाने का पर्पस के बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने रंगस्वामी वर्सेस रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस में डिफाइन किया था कि ये इसे बनाने का पर्पस कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ये पर्पस हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में भी इस कलेक्टिव बार्गेनिंग को वास्ट में एक्सप्लेन किया गया। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के बीच नेगोशिएशंस की जाती है वर्किंग कंडीशंस को लेकर या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को लेकर। ट्रेड यूनियंस बनाने का मसला ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका इवोल्यूशन 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी से हुआ है। कोल माइनर्स उस समय अपने वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़े थे। एक्चुअली इस कलेक्टिव बार्गेनिंग को जुडिशियल रिकॉग्निशन भी है। इसलिए आपने देखा होगा लोग या वर्कर्स अपनी डिमांड्स को लेकर अपनी कंपनी के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश के अंदर राइट टू स्ट्राइक करना एक इसका लीगल रिकॉग्निशन भी है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये राइट टू स्ट्राइक को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में लीगल राइट रिकॉग्नाइज किया, वो भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अभी सैमसंग की कंपनी के केस में क्या हो रहा है, इसमें ये सैमसंग कंपनी के वर्कर्स ने सैमसंग कंपनी की कंप्लेंट की है कि ये इनकी सैलरी बढ़ोतरी नहीं कर रहे, इनकी सैलरी को वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे, ताकि कंपनी को उस समय प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये अपने वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं। उन वर्कर्स को लंबे समय तक काम दिया जा रहा है, इसलिए सैमसंग वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। हेबर-बॉश प्रोसेस क्या है और ये हेबर-बॉश प्रोसेस ने हमारे वर्ल्ड को किस प्रकार बदल दिया, इसका क्या बैकग्राउंड है? 20th सेंचुरी के शुरुआत में डेवलप हेबर-बॉश प्रोसेस ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के इंडस्ट्रियल सिंथेसिस को संभव बनाकर ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में इस प्रोसेस ने क्रांति लाई थी। इस इनोवेशन ने जिसने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को संभव बनाया था, ग्लोबल में बढ़ती पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल कराने और मॉडर्न एग्रीकल्चर को समर्थन देने में गहरा प्रभाव डाला है। दोस्तों, नाइट्रोजन होता क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है हमारे जीवन में? नाइट्रोजन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रोटीन, एंजाइम्स और एमिनो एसिड का एक प्रमुख घटक होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ये 78% पर उपलब्ध है। हालांकि ये निष्क्रिय रूप में मौजूद है, मतलब जिसका कोई इसे आप इनहेरिट फॉर्म में भी कह सकते हैं, जिसे प्लांट्स के द्वारा डायरेक्ट कंजप्शन नहीं किया जा सकता। प्लांट्स को बढ़ने और फलने फूलने के लिए रिएक्टिव नाइट्रोजन सच एज एमोनिया और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रेट्स की ज़रूरत होती है। रिएक्टिव नाइट्रोजन दो प्राइमरी मेथड से प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। दोस्तों, लाइटनिंग में ये कैसे उत्पन्न होता है, मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो बिजली से निकलने वाली अपार ऊर्जा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, जिससे वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाते हैं। बाद में वे सॉइल में नाइट्रेट बन जाते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कैसे प्रोड्यूस होता है? इसमें सर्टेन बैक्टीरिया जैसे राइजोबिया प्लांट से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्टिंग में हेल्प करती है। दोस्तों, आज काफ़ी लंबा लेक्चर चल सकता था, बट तबीयत के ठीक न होने के कारण इसे शॉर्ट में लेना पड़ा। आपको मेरे आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। वंस अगेन सॉरी टू यू लेक्चर डिले होने के लिए।